and all faculty members of zoology, botany, biotechnology, biochemistry, information technology। जैसा कि आपको विदित है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी की एक विशेष व्याख्यान माला की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी श्रृंखला में आज मैं फैटमैप पे आपसे चर्चा करूंगा। इस व्याख्यान माला में लगभग 30 वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे और इनको रेगुलरली यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। सो टुडे we will discuss on the topic FATMAP. FATMAP से संबंधित कई एस्पेक्ट मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा कि व्हाट इज FATMAP, FATMAप कितने प्रकार का होता है, FATMAप को कैसे बनाया जाता है, और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें एम्फियोक्सस का FATMAप कैसे होता है, मेंढक का FATMAप कैसे होता है, एक बर्ड्स में FATMAप कैसे होता है। तो इन 3 एनिमल्स के FATMAप को एज ए मॉडल डायग्राम के द्वारा मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज FATMAप। FATMAप को एक प्रकार से भाग्य विधाता के रूप में, विधाता के लेख के रूप में, या हिंदू माइथोलॉजी में बे माता का जैसे नाम आता है कि बे माता ने आपके माथे पे जो लेख लिख दिए वो आपके अंदर प्रकट होंगे। FATMAप का एक हिस्टोरिकल डायग्राम में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। हमारे पास में एक छोटा सा कस्बा है रामगढ़ शेखावाटी, वहाँ पर एक बे माता का मंदिर है और उस मंदिर में क्योंकि शेखावाटी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए पूरी दुनिया के अंदर विख्यात है, तो उस मंदिर में दीवार का जो डोम है, मंदिर का डोम है, उसमें बे माता का एक हिस्टोरिकल चित्र है वो बनाया है आर्टिस्ट का। उसमें लेडी एक जैसे प्रेग्नेंट है और उनके गर्भाशय में बच्चा डेवलप हो रहा है और बे माता अंतरिक्ष से जैसे आ रही है, उतर रही है और उस बच्चे के माथे के ऊपर कुछ आलेख लिख रही है कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। फिर उस बच्चे का जैसे जन्म होता है वो बच्चा बड़ा होता है और उसको एक प्रसिद्ध, एक शेखावाटी के प्रसिद्ध आज अरबपति खरबपति सेठ के रूप में जैसे उसको दिखाया है और कुछ इसी तरह का कंसेप्ट इन FATMAप में है। तो FATMAप की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है कि अंडे में या प्लास्टिला में पाए जाने वाले वे प्रिजर्वेटिव ऑर्गन फॉर्मिंग एरियाज जो आगे चलकर किन्हीं निश्चित अंगों अथवा रचनाओं का निर्माण करता है। अर्थात FATMAps represents those presumptive organ forming areas which are present in an egg or in a blastula and which later on converted into a particular structure or organs। तो अंडे के अंदर अथवा ब्लास्टुला के अंदर पाए जाने वाले वे विशिष्ट निर्माणकारी क्षेत्र जो आगे चलकर किन्हीं विशेष रचनाओं में या अंगों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब FATMAप कितने प्रकार के होते हैं, FATMAप को लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो बेसिकली FATMAप जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली टाइप है नेचुरल FATMAप या प्राकृतिक भविष्य आरेख। सेकंड है आर्टिफिशियल FATMAप या कृत्रिम प्रकार के। आर्टिफिशियल FATMAप जो होते हैं इनको भी कई विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें जैसे सबसे सिंपल मेथड हो सकता है बाई मार्किंग मेथड, यानी चिन्ह के द्वारा पर्टिकुलर मार्किंग कर दी जाती है किसी स्टेल के द्वारा, कार्बन पार्टिकल्स के द्वारा, चॉक के द्वारा या कोई रेडियो लेवल एलिमेंट्स के द्वारा। दूसरा
इसमें मेथड हो सकता है बाई साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विशेष मॉलिक्यूल्स, विशेष ट्रांसक्रिप्शंस, वो भी एक प्रकार के मार्कर का काम करता है। और तीसरा मेथड इसमें हो सकता है जिसमें गुणसूत्रों को बेस बना के, इसको जेनेटिकल फैट मैप के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो मार्किंग जो मेथड है, मार्किंग मेथड में भी जनरली 3 टेक्निक्स के हम काम में लेते हैं। एक तो है बीटल स्टेन या जैविक अभिरंजन, वाइटल स्टेन। सेकेंड मेथड इसमें जो काम में लेते हैं लेबोरेटरी में, दैट इज कार्बन पार्टिकल मेथड। तीसरा जो मेथड होता है दैट इज रेडियो लेवल मेथड। इन सभी में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो फैट मैप है दैट इज नेचुरल फैट मैप। अब नेचुरल फैट मैप में नाम से स्पष्ट है कि इस तरह का जो फैट मैप होता है, इस तरह का जो भविष्य आरेख होता है, वो कुछ प्राणियों के अंडों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जैसे मैंने एमफिल का जो मेरा रिसर्च वर्क था वो राना साइनोफिलिटिस के ऊपर था, और राना साइनोफिलिटिस के जो अंडे थे वो मैंने क्या कलेक्ट किए फ्रॉगरी के अंदर, और अंडों को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें देखा कि एक अंडा जिसकी साइज थोड़ी बड़ी थी और उस अंडे के अंदर प्राकृतिक रूप से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कलर मौजूद थे। एनुअल पोल में अलग कलर था, वेस्टर्न पोल में अलग कलर था, इक्वेटोरियल रीजन में अलग कलर था। तो फिर मैंने सर जो मेरे जो गाइड थे डॉक्टर रॉबी जावेद, उनको मैंने इस बारे में डिस्कस किया, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। तो राना साइनोफिलिटिस में 2 तरह के अंडे दिए जाते हैं। एक अंडा तो ऐसा है जिसके अंदर अंडे के अंदर फैट मैप नहीं है, लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी हैं जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से फैट मैप पाया जाता है, और अंडे के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कलर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर इस अंडे का मैं जिक्र करूँगा। सपोज ये मान लीजिए एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग। अभी अंडों में वेस्टर्न पोल पर जैसे जनरली योग पाया जाता है, और योग जो होता है ये पीले रंग का होता है। तो इस अंडे का जो वेस्टर्न पोल था वो प्राकृतिक रूप से ही पीले रंग का था। इस पार्ट को कोई रंगने की कोई जरूरत नहीं थी, इसके अंदर ऑलरेडी योग भरा हुआ है। इसका जो एनुअल ऊपर वाला जो पार्ट था ये व्हाइटिश कलर का था, इसके अंदर कोई योग नहीं पाया जाता है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है ये भरा रहता है। और इसका इक्वेटर वाला जो पार्ट था ये भूरे रंग का था, इट वाज ब्राउन इन कलर। तो ये अंडा कुछ इस तरह से अपनी संरचना को प्रदर्शित कर रहा था, और इसके अंदर 3-4 एकदम क्लियर कट जोन थे। अब यहाँ पर ये एनुअल पोल है, ये वेस्टर्न पोल है, ये इक्वेटर वाला जोन है। और ऐसा जैसा हम जानते हैं कि एनुअल पोल की जो सेल्स होती है या एनुअल पोल का जो पार्ट होता है वो आगे चलकर एक्टोडर्म का निर्माण करता है, नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है, एक्टोडर्म से बनने वाले रचनाओं का निर्माण करता है। और वेस्टर्न पोल का जो पार्ट होता है ये आगे चलकर एंडोडर्म बनाता है या एंडोडर्म से बनने वाली रचनाओं को बनाता है। और इक्वेटर वाला जो पार्ट होता है ये जनरली मेसोडर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, नोटोकॉट की फॉर्मेशन करता है। तो कई प्राणी हैं जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से ही अंडे के अंदर अलग अलग जोन में अलग अलग कलर्स पाए जाते हैं, और अलग अलग रंगों वाले क्षेत्रों का पाया जाना ये एक प्राकृतिक फैट मैप को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये एनालिडा में पाई जाती है, एम्फियोक्सस के अंडों में पाई जाती है, एम्फीबियंस में पाई जाती है, और एसिडिया के अंदर पाई जाती है। और प्राकृतिक रूप से जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिमार्केशन के लिए अलग अलग कलर मौजूद हो तो इनको नेचुरल फैट मैप की श्रेणी के अंदर माना जाता है। तो फैट मैप की पहली जो वैरायटी है दैट इज नेचुरल
एमएफ को लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा। तो इसमें मेनली 3 टेक्निक है, बाई मार्किंग मेथड, बाई साइटोप्लाज्म और बाई जेनेटिकल मेथड। इसमें जो पहले जो मेथड है मेथडोलॉजी मार्किंग मेथड, इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। मार्किंग मेथड में भी 3 विधियाँ जनरली साइंटिस्ट जो होते हैं काम में लेते हैं। एक तो बाई वाइटल स्टेनिंग, एक बाई कार्बन पार्टिकल मेथड और तीसरा रेडियो लेवल मेथड। तो यहाँ पर पहली जो टेक्निक है बाई वाइटल स्टेनिंग। वाइटल स्टेनिंग जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आज से 100 वर्ष पहले एक फाइटिस्ट थे वेदरवॉक्ट, और वेदरवॉक्ट और उनके क्लिक ने इस टेक्निक को काम में लिया था और वॉक्ट को फादर ऑफ फैट मैप के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में क्या होता है कि अगार जो पाउडर होता है, अगार एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगार का जो पाउडर है इसको पानी के अंदर बॉइल के इसको डिजोल्व करता है, गर्म पानी में इसको बॉइल करते हैं और बॉइल करने के बाद में ये अगार का जो पाउडर होगा ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और इससे अगार का जो लेप होता है इसको कांच की स्लाइड के ऊपर पिपेट के द्वारा इस लेप को लगा देते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर ये अगार की एक पतली फिल्म जो है ये बना दी और इन स्लाइड को फिर क्या होता है सुखा लेते हैं और ये स्लाइड फ्रिज के अंदर पड़ी रहती है और इन स्लाइड को आप जब भी चाहो 2 साल 3 साल इन स्लाइड को अपन काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगार है एक तरह का अवशोषक है, एक तरह का एब्जॉर्बेंट है। अब एक वाइटल स्टेन में क्या होगा कि इसमें जैविक एब्जॉर्बेंटों को काम में लिया जाता है। वाइटल स्टेन पहली बात तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, दूसरा इनका सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर, सेल की कार्य प्रणाली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड एक्शन नहीं है। और इस कैटेगरी में जो मुख्य जो अभिरंजक काम में लिए जाते हैं उसके अंदर जैसे नील ब्लू सल्फेट, ये नीले रंग का पिगमेंट है, बिस्मार्क ब्राउन, न्यूट्रल रेड, इसके अलावा अन्य और प्लांट पिगमेंट है जैसे इंडिगो है, इंडिगो में ब्लू कलर होता है वो काम में ले सकते हैं। यहाँ पर टेकोमेला जैसे प्लांट है, रोइडा प्लांट बोलते हैं, रोइडा के प्लांट में केसरिया रंग निकलता है, सैफ्रॉन कलर निकलता है, उस सैफ्रॉन कलर को जैसे यहाँ पर काम में ले सकते हैं। केसर में जो रंग होता है उसको काम में ले सकते हैं। ये सारे नेचुरल पिगमेंट्स हैं और इन नेचुरल पिगमेंट्स का अंडे की फिजियोलॉजी के ऊपर, अंडे के डेवलपमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सपोज अपने को अंडा है, सपोज ये मान लीजिए कोई अनफर्टिलाइज अंडा है और इस अंडे के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग रंगों से अपन रंगना चाहें, मान लीजिए अपन एनिमल पोल को रेड कलर से रंगना चाहें तो सबसे पहले क्या करना होगा कि न्यूट्रल रेड जो होता है, इस न्यूट्रल रेड को इस अगार की स्लाइड के ऊपर इसकी 3-4 ड्रॉप डालेंगे, 3-4 ड्रॉप डालेंगे तो ये रेड कलर का जो पिगमेंट है ये अगार के द्वारा अवशोषित हो जाएगा और अगार से अवशोषित होने के बाद में इस टुकड़े को ब्लेड से काट कर इस अंडे के एनिमल पोल के ऊपर रख देते हैं। अब अगार के टुकड़े को जो कि लाल कलर का है इसको अंडे के एनिमल पोल के ऊपर जो ही अपन रखेंगे ये रेड पिगमेंट इस अंडे के साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और उस अंडे का एनिमल पोल जो होता है ये पूरा रेड कलर का हो जाता है। तो अंडे के एनिमल पोल को रेड कलर से न्यूट्रल रेड कलर के द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं। हमारे लोग चाहे कि इसके वेस्टर्न पोल को नीले रंग से रंगना चाहे तो नीले रंग से रंगने के लिए क्या करना होगा, इस अगार पाउडर पे नील ब्लू सल्फेट जो होता है इसकी कुछ ड्रॉप डालनी पड़ेगी तो अगार का जो लेप है ये नीले कलर को ऑब्जर्व कर लेगा और
और फिर इस टुकड़े को काटकर, ब्लेड से काटकर इस टुकड़े को इस अंडे के वेस्टर्न पोल के ऊपर रख देंगे। तो जो ही इस अगार के टुकड़े को इस वेस्टर्न पोल पे रखेंगे, इसका जो नीला कलर होता है ये अंडे के यॉक वाले पार्ट के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा और अंडे का वेस्टर्न पोल पूरा जो होता है वो नीले रंग का हो जाता है। इसी तरह इसका इक्वेटर वाला पार्ट चाहे तो अपन भूरे रंग का रख सकते हैं बिस्मार्क ब्राउन से। तो बिस्मार्क ब्राउन सॉल्यूशन के कुछ बूंद इस स्लाइड के ऊपर डालेंगे, बिस्मार्क ब्राउन ऑब्जर्व हो जाएगा और इस आकार के टुकड़े काटकर इस अंडे के इक्वेटर पर रखेंगे तो सारा कलर अंडे के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह की जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग करके इस अंडे के अलग अलग पार्ट को अलग अलग कलर के द्वारा अभिरंजित कर सकते हैं। अब इस अंडे के अंदर जब आगे क्लीवेज होगा, पहला क्लीवेज हुआ, दूसरा क्लीवेज हुआ, तीसरा क्लीवेज हुआ और गेस्ला के अंदर जब 3 लेयर बन जाती है तो तीनों लेयर में अपन देखते हैं कि सबसे बाहर की जो एक्टोडर्म की लेयर है ये रेड कलर की दिखाई देगी, मेसोडर्म की जो लेयर है ये ब्राउन कलर की दिखाई देगी और भीतरी जो एंडोडर्म की लेयर है ये नीले कलर की दिखाई देगी, क्योंकि अंडे में अलग अलग जोन्स को अलग अलग कलर से अभिरंजित किया है और गेस्ला के अंदर जो तीनों लेयर बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वो अलग अलग कलर की दिखाई देती है। तो ये एक सबसे सिंपल मेथड है जो लेबोरेटरी के अंदर कई वर्षों से काम में लिया जा रहा है। हालांकि ये पुराना तरीका है और स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट कराने की दृष्टि से ये काफ़ी सूटेबल है और लेबोरेटरी में इस विधि को जनरली हम काम में लेते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है कार्बन पार्टिकल मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि जो ओवम है या अंडा है इसकी सरफेस के ऊपर फाइन कोयले का बुरादा या चाक के टुकड़े इस बुरादे के जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर चिपका देते हैं। अब इस अंडे के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इससे क्लीवेज होता है, मॉडुलेशन होता है, प्लास्ट्रेशन होता है, गैस्ट्रेशन होता है और गैस्ट्रेशन जब होता है तो इसके अंदर क्या होती है मोमेंट। अब मोमेंट जो दो सेल्स की मोमेंट होगी, ये जो कार्बन का टुकड़ा जो सेल की सरफेस पे चिपका हुआ है इस कार्बन के पार्टिकल में भी मोमेंट होती है और इसको बाकायदा माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। लेकिन ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है और इससे कोई अच्छी क्वालिटी का फैक्ट वेब जो होता है वो इसके अंदर डेवलप नहीं होता है। तीसरी जो विधि है रेडियो लेवल, ये विधि थोड़ी एडवांस है, टिपिकल भी है क्योंकि इसमें रेडियो लेवल मॉलिक्यूल्स है उनको यहाँ पर प्रत्यारोपित किया जाता है और रेडियो लेवलिंग में जनरली आप जानते हो कि कार्बन को जैसे यूज में ले सकते हैं, नाइट्रोजन को यूज में ले सकते हैं, फॉस्फोरस को यूज में ले सकते हैं, सल्फर को यूज में ले सकते हैं। मान लो ये अंडा और संडे के एनुअल कोर पर आपने कार्बन को रेडियो लेवल कर दिया, इस अंडे के वेस्टर्न कोर वाले पार्ट में आपने फॉस्फोरस को रेडियो लेवल कर दिया। अब इस अंडे में आगे जब डेवलपमेंट होगा गैस्ट्रा जब बन जाएगा तो उस गैस्ट्रा में आप देखोगे कि गैस्ट्रा की जो एक्टोडर्म है उसके अंदर कार्बन की रेडियो लेवल एक्टिविटी पाई जाती है और इसका जो एंडोडर्म है उसके अंदर फॉस्फोरस में रेडियो लेवल एक्टिविटी पाई जाती है और इस गैस्ट्रा की स्टेज में यदि इसका सेक्शन काट के इसकी यदि ऑटो रेडियोग्राफी की जाए तो ऑटो रेडियोग्राफी करने पर एक्सरे में जो इमेज बनती है, एक्सरे में जो इसका जो चित्र बनेगा उस चित्र के अंदर बाकायदा वलय के रूप में रचना दिखाई देती है और जो इस बात को इंडिकेट करती है कि एनिमल पोल का पार्ट आगे चलकर एक्टोडर्म बनाता है, वेस्टर्न पोल का पार्ट आगे चलकर एंडोडर्म बनाता है और इक्वेटर वाला जो पार्ट है वो आगे चलकर मेसोडर्म बनाता है। हालांकि ये इस तरह का जो फैक्ट मैप है ये थोड़ा टिपिकल है और इसके अंदर एक्सपर्टाइजेशन की भी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे सिंपल मेथड जो है वो लेबोरेटरी में जो यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे जो हम काम में लेते हैं दैट इज वाइटल स्टैटिक मेथड। तो
तो ये मार्किंग मेथड के द्वारा हेडवेयर बनाने का तरीका था। हाँ, इसके बाद में सेकंड मेथड जो है ये साइटोप्लाज्म मेथड। हाँ, साइटोप्लाज्म में क्या है कि कुछ अंडों में, कुछ क्या लगभग सभी अंडों में पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर मार्कर्स पाए जाते हैं। ये मार्कर ग्लाइकोजन के रूप में हो सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के रूप में हो सकते हैं, एसिड फॉस्फेटेज के रूप में हो सकते हैं, मेलानिन पिगमेंट के रूप में हो सकते हैं और किसी पिगमेंट के रूप में हो सकते हैं। अब जैसे बुफो के जो अंडे होते हैं, बुफो के अंडों में जैसे आपने देखा होगा उसमें ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये पिगमेंट मेलानिन है और ये ब्राउन जो पिगमेंट है ये एक प्रकार के मार्कर के रूप में काम में करते हैं। और इस विधि के द्वारा ट्रांसप्लांटेशन के प्रयोग किए जा सकते हैं जो कि इंटरजेनिक टाइप के हो सकते हैं, इंट्रास्पेसिफिक टाइप के हो सकते हैं और इसके अंदर होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, हिटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, ऑटोप्लास्टिक प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। तो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं को यूज करके कई बार फ्रेगमेंट जो होता है वो बनाया जाता है। हालांकि ये भी एडवांस टेक्निक है, इसके अंदर हिस्टोकेमिस्ट्री भी की जा सकती है। स्लाइड बना के कैचुला की उस स्लाइड की हिस्टोकेमिस्ट्री भी की जा सकती है। तो हिस्टोकेमिस्ट्री करने पर पता चल जाता है कि एक्टोडर्म के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, मेसोडर्म में कौन सा मॉलिक्यूल है और एंडोडर्म के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है। और इसका तीसरा जो मेथड है ये जेनेटिकल मेथड है। आजकल इस टेक्निक को भी डेवलपमेंट बायोलॉजी में काम में लिया जाता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि ड्रोसोफिला में म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट होती है और ड्रोसोफिला की म्यूटेंट स्पीशीज जो होती है उसके अंदर एक क्रोमोसोम होता है जो रिंग के रूप में होता है, उसको XR के रूप में रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज ये कोई जाइगोट है, म्यूटेंट जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर फीमेल का जाइगोट है। इस फीमेल जाइगोट में 2 XX क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक X क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक X क्रोमोसोम जो है वो रिंग के रूप में है, सर्किल के रूप में है और इसका जीनोटाइप XR X के रूप में जैसे निरूपित करता है। अब यहाँ पर रिंग क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम नहीं होने का ये क्रोमोसोम क्या होगा, आगे चलकर विघटित हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब इसके अंदर पहला क्लीवेज हुआ और पहला क्लीवेज होने के बाद में इसके मान लीजिए 2 ब्लास्टोमियर बन गई सपोज। एक लेफ्ट साइड की ब्लास्टोमियर, एक राइट साइड की ब्लास्टोमियर। अब एक जो ब्लास्टोमियर है इसमें रिंग क्रोमोसोम जो था वो मान लीजिए डैमेज हो गया, XR क्रोमोसोम यहाँ पर डैमेज हो गया, इसलिए इसको सिंगल X के रूप में या X0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ब्लास्टोमियर है इसके अंदर कॉम्बिनेशन XR X, अब इस सेल की कॉम्बिनेशन X0 के रूप में, इस सेल की कॉम्बिनेशन XR X के रूप में। अब यहाँ पर 2 तरह की ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। अब इन ब्लास्टोमियर में आगे जब मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गेस्टुला बनेगा तो वो मोजाइक प्रकार का होता है और कई बार तो इसमें गिनेंद्रोमॉर्फ जैसी सिचुएशन भी डेवलप हो जाती है और उस ड्रोसोफिला में आधा भाग जो होता है वो नर के रूप में, आधा भाग जो होता है वो मादा के रूप में डेवलप होता है। और गिनेंद्रोमॉर्फिक जो सिचुएशन है कई बार चूहों के अंदर, चिड़ियों के अंदर एलोफेनिक जो बेबी होती है वो भी लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एलोफेनिक में क्या होता है कि एलोफेनिक बच्चे इस तरह के बच्चे हैं जिनके 2 मदर हैं, 2 फादर हैं। सपोज ये एक मेल, एक फीमेल, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बना। इधर एक ये दूसरा कपल है मेल,
फीमेल, और इन दोनों के गैमेट के फर्टिलाइजेशन से इधर ये जाइगोट बना है। अब यहाँ पर ये जाइगोट है, इसके मदर फादर ये है, इधर ये जो जाइगोट है इसके मदर फादर ये है। अब इन दोनों जाइगोट के अंदर पहला क्लीवेज हुआ और 2 ब्लास्टोमियस बन गए। इसी तरह इस जाइगोट के अंदर पहला क्लीवेज हुआ और 2 ब्लास्टोमियस बन गए। अब इन ब्लास्टोमियस को ट्रिप्सिन एंजाइम से यदि ट्रीट करें, ट्रिप्सिन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो इन दोनों ब्लास्टोमियस के बीच में जो टाइट जंक्शन होता है वो टूट जाता है और ये दोनों सेल सेपरेट हो जाती है। अब सेपरेट होने के बाद ये क्या करेंगे, एक सेल इसकी ले ली, दूसरी सेल इसकी ले ली। अब इन दोनों सेल को PEG मीडियम में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके अंदर मीडियम में रखेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों सेल्स का फ्यूजन होता है। ये दोनों सेल आपस में मिल जाती है, इन दोनों सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन जो होते हैं वो बन जाता है। अब ये 2 ब्लास्टोमियल युक्त एम्ब्रियो यहाँ पर बन गया, लेकिन इसमें ये जो सेल है इसके पेरेंट्स ये हैं और येलो कलर की जो सेल्स है इसके पेरेंट्स ये हैं। अब इससे आगे डेवलपमेंट जो होगा उस बच्चे के अंदर काइमेरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे काइमेरा मछली जैसे आपने देखी हुई, चितकबरी धारियों वाले जो जेब्रा जैसे है उसके अंदर क्रॉस जैसे पट्टियाँ पाई जाती है और इस तरह की जो संतति होती है वो एलोफेनिक चाइल्ड के नाम से जानी जाती है। और इस तरह के बच्चों के 2 मदर हैं 2 फादर हैं, यानी 4 माँ बाप की औलाद है ये। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट में भी कई बार जेनेटिक फैक्टर जो होता है वो बनाया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक है जो मैंने आपसे शॉर्ट में चर्चा करी है कि फैट मैप क्या है, फैट मैप कितने प्रकार का होता है, फैट मैप को कैसे बनाते हैं। अब एज ए मॉडल आपके कोर्स के हिसाब से 3 मॉडल मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो एम्फियोक्सिस का फैट मैप कैसा होता है, एम्फीबिया में यानी मेंढक का फैट मैप कैसे होता है, और पक्षियों में चूंकि चिक डेवलपमेंट आपके कोर्स में है तो चिक का फैट मैप कैसे होता है। इन तीनों फैट मैप में आपसे मैं चर्चा करूँगा। जैसे मैंने बताया फैट मैप के 3 मॉडल मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें एक तो एम्फियोक्सिस का है, सेकंड मेंढक के अंडे का है और तीसरा मुर्गी के अंडे का है। तीनों का फैट मैप का चित्र जैसे यहाँ पर बताया मैंने। ये एम्फियोक्सिस के अंडे का फैट मैप है और इस अंडे में ये ऊपर एनिमल पोल है, दिस इज एनिमल पोल,
और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न पोल है। अब एनिमल पोल का जो अधिकांश पार्ट होता है ये एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट करता है और इस एनिमल पोल के इस पार्ट से या इस पार्ट में बनने वाली कोशिकाओं से आगे चलकर एक्टोडर्मल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, जिसमें स्किन हो सकती है, ब्रेन हो सकता है, नर्वस सिस्टम हो सकता है, आंखों की रेटिना हो सकती है, कॉर्निया हो सकती है। तो जितनी भी एक्टोडर्मल डेरिवेटिव्स हैं वो अंडे के इस एनिमल पोल के पार्ट से बनेगी। ये इक्वेटोरियल रीजन है। इस इक्वेटोरियल रीजन में ये वाला जो पार्ट है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्मल से बनने वाली संरचनाओं का ये निर्माण करेगा, जिसके अंदर जैसे किडनी हो गया, पेरिटोनियम लेयर होगी, पेराइटल लेयर होगी, इसके अलावा जो सीलोम को आरेखित करने वाली जो लेयर है वो इस पार्ट से बनती है। ये नोटोकॉर्ड का पार्ट है, इससे आगे चलकर नोटोकॉर्ड बनती है और नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर जो है ये न्यूरल प्लेट का पार्ट है। इस न्यूरल प्लेट वाले पार्ट से आगे चलकर ब्रेन की जो कैविटीज बनती है, ब्रेन के लोब बनते हैं, और ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट इसी से बनता है। और वेस्टर्न पोल का ये जो पार्ट जो योग से भरा हुआ है, इस योग वाले पार्ट से एंडोडर्मल संरचनाओं की फॉर्मेशन होगी और विशेषकर जो आहार नाल और उससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, एलिमेंट्री कनाल है, लीवर है, पेनक्रियास है, ट्रेकिया है, फेफड़े हैं, तो एंडोडर्मल जितनी भी रचना है वो इस पार्ट से बनेगी। तो ये एक बेसिक आइडिया है और मोटा मोटी यही पैटर्न सभी एनिमल्स पे लागू होता है। तो अंडे का एनिमल पोल एक्टोडर्मल रीजन बनाएगा, वेस्टर्न पोल एंडोडर्मल संरचनाओं का निर्माण करेगा, इक्वेटोरियल जो पार्ट होता है वो मेसोडर्मल रचनाओं का निर्माण करता है और एनिमल और इक्वेटर के बीच का जो जॉइंटिंग रीजन है ये न्यूरल प्लेट नर्वस सिस्टम से संबंधित रचनाओं का निर्माण करता है। तो ये फैट मैप है एम्फियोसिस का। अब एम्फियोसिस के बाद में मेंढक के फैट मैप पे जैसे मैं चर्चा करूँगा। इधर ये मेंढक के अंडे का एनिमल पोल, ये इसका वेस्टर्न पोल। ये थोड़ा डिटेल एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि मेंढक के फैट मैप पे भी काफ़ी डिस्कवरी हो चुकी है और आजकल पिन पॉइंट लोकेशन है, उससे पता चल जाता है कि ये पार्ट आगे चलकर इस ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा एक्टोडर्मल पार्ट है, एनिमल पोल का पार्ट है ये एक्टोडर्मल है, वेस्टर्न पोल का जो पार्ट है ये एंडोडर्मल है और इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट है ये मेसोडर्मल है। अब इसमें भी और डिटेल है, वो डिमार्केशन यहाँ पर दिखाया है। जैसे ये जो पार्ट है ये आँखों का निर्माण करेगा आगे चलकर, ये पार्ट चूसक का निर्माण करता है, ये आँखों के लेंस का निर्माण करता है, ये ईयर का निर्माण करता है। ये जो रीजन है ये न्यूरल फॉल्ट, आगे चलकर से न्यूरल ट्यूब बनेगी, ब्रेन बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो ये जो पार्ट है ये न्यूरल प्लेट है, ये न्यूरल फॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट जैसे आगे चलकर मेसोडर्म बनेगा, ये पार्ट आगे चलकर नोटोकॉर्ड का निर्माण करेगा, ये पार्ट आगे चलकर सोमाइट्स बनाता है और इन सोमाइट्स में भी माइटोन, डर्मेटोन, स्क्लेरोटोन। माइटोन होते हुए आगे चलकर मसल्स की फॉर्मेशंस करेंगे, डर्मेटोन जो होते हैं आगे चलकर त्वचा की डर्मिस और संयोजी ऊतकों का निर्माण करते हैं और स्क्लेरोटोन जो होता है वो आगे चलकर स्केलेटन की फॉर्मेशन करता है, चाहे वो कार्टिलेज हो चाहे बॉडी स्ट्रक्चर्स हो। इस इक्वेटर वाले पार्ट के जस्ट नीचे विसरल पॉच डेवलप होंगे। ये विसरल पॉच आगे चलकर गिल्स स्लिट की फॉर्मेशंस करता है और यहाँ पर ये जो पार्ट है एएलबी करता है एंटीरियर लिम्ब। तो मेंढक की जो आगे वाली जो भुजाएं होती है उन भुजाओं की फॉर्मेशन इस पार्ट से होती है और ये जो रीजन है ये ब्लास्टोकोरल लिप है एक तरह से, क्योंकि जब ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला बनेगा तो उसके अंदर आर्केंट्रोन कैविटी बनती है और आर्केंट्रोन कैविटी ब्लास्टोपोर छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है। इसी ब्लास्टोपोर से आगे चलकर प्रोटोसोम्स में माउथ बनता है, डिट्रोसोम के अंदर एनएस बनती है। क्योंकि मेंढक है वो एक तरह का डिट्रोसोम एनिमल है तो यहाँ पर इसकी एनएस की फॉर्मेशन होगी। और वेस्टर्न पोल वाला जो पार्ट है ये प्योरली एंडोडर्मल होता है, इसमें योग भरा रहता है और ये पार्ट आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित रचनाओं की फॉर्मेशन, जिसमें ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, लीवर है, पेनक्रियास है, फेफड़े हैं। तो एंडोडर्मल और उससे रिलेटेड जितनी स्ट्रक्चर है वो इस वेस्टर्न पोल वाले पार्ट से बनती है। तो ये एक नेट साइड में मेंढक के फैट मैप का जैसे फिगर है, एक बार फिर एक्सप्लेन करूँ इसमें। ये एनिमल पोल, ये वेस्टर्न पोल।
एनिमल पोल का जो पार्ट है वो एक्टोडर्मल है, इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट है वो मेसोडर्मल है, वेस्टर्न पोल का जो पार्ट है ये एंडोडर्मल है। और ये इसके अलग अलग जोन जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ बॉडी फॉर्मेशन करेगा, ये चूसक बनाएगा, ये लेस बनाएगा, ये कान बनाएगा, ये न्यूरल फोल्ड बनाएगा, न्यूरल प्लेट बनाएगा, ये नॉटोकॉट बनाएगा, ये सोमाइट्स बनाएगा, ये मेसोडर्म बनाता है, ये एंटीरियर लिम्बर्ट बनाता है, ये विसल पोच बनाते हैं और इस पार्ट से एंडोडर्म बनती है। अब वेंडे के बाद में नेक्स्ट जो मॉडल है वो चिक का मॉडल, बर्ड्स का। जितने भी बर्ड्स होते हैं लगभग सब में एक ही जैसी रचना पाई जाती है। और पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया था कि चिक का जो डेवलपमेंट है वो ब्लास्टोलिस में होता है और ब्लास्टोलिस का केंद्रीय भाग है वो पारदर्शी होता है, उसे एरिया पेलुसिडा कहते हैं। इस पेलुसिडा के परिधि वाला जो भाग है वो थोड़ा अपारदर्शी होता है, उसे एरिया ओपेका कहते हैं। और एरिया ओपेका के बाहर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है, उसको एरिया वेस्कुलोसम होता है। तो पक्षियों में जब डेवलपमेंट होता है तो पूरी जो ब्लास्टोडिस्क है उसमें दो लेयर्स बन जाती है, ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट और नीचे की तरफ हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट है वो प्योरली एंडोडर्मल है। हाइपोब्लास्ट में जितनी भी सेल्स हैं वो आगे चलकर एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगी, लेकिन एपीब्लास्ट में 100% एक्टोडर्म की कोशिकाएं मौजूद हैं, 100% इसमें मेसोडर्म की कोशिकाएं मौजूद हैं और 10% इसमें हाइपोब्लास्ट की सेल्स भी है। इसलिए ये मानते हैं कि पक्षियों में जो एक्चुअल में जो फैट मैप है वो उसके एपीब्लास्ट में ही मौजूद होता है, क्योंकि एपीब्लास्ट में ऑल एक्टोडर्मल सेल्स, ऑल मेसोडर्मल सेल्स और 10% जिसके अंदर एंडोडर्मल सेल्स हैं, जबकि हाइपोब्लास्ट है वो प्योरली एंडोडर्मल सेल्स है। अब ये इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये एरिया पेलुसिडा का पार्ट है, परिधि वाला जो पार्ट है एरिया ओपेका का पार्ट है और इसमें डॉटेड जो स्ट्रक्चर दिखाई है ये हाइपोब्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एंडोडर्म्स को। अब इसमें अलग अलग जोन्स हैं और ये सिमेट्रिकल दिखाया गया है, सिमेट्रिकल पार्ट है। और इसमें जैसे ये पार्ट आगे चलकर ऑल्फैक्टरी प्लेकॉर्ड घ्राण रचनाओं का निर्माण करेगा, इससे फॉर ब्रेन बनता है, इसके नीचे मिडिल ब्रेन बनता है, इसके नीचे हाइंड ब्रेन बनता है, इसके नीचे का जो पार्ट है आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। तो ये पूरा न्यूरल एरिया है, इसका न्यूरल जोन है, ये आगे चलकर ईयर बनाएगा। ये जो पार्ट है आंखों का लेंस बनाता है। ये जो पार्ट है इससे आगे चलकर नोटोकॉर्ड बनती है, कॉर्डा। ये जो रेड कलर में ये हार्ट बनाता है। ये सोमाइट्स हैं, पक्षियों में भी सोमाइट बनेंगे, वो माइटोम के रूप में, डर्मेटोम के रूप में, स्क्लेरोटोम के रूप में। माइटोम जो होते हैं दैट कन्वर्टेड इनटू मसल्स, डर्मेटोम कन्वर्टेड इनटू डर्मिस ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्क्लेरोटोम कन्वर्टेड इनटू कार्टिलेजिनस एंड बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज स्केलेटल एलिमेंट्स। ये पार्ट आगे चलकर किडनी की स्ट्रक्चर, नेफ्रोस जो होती है किडनी की जो पार्ट है वो बनाएगा। ये इरिथ्रोसाइटिक एरिया है। इरिथ्रोसाइट से मतलब यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ब्लास्टोडिस्क में हड्डियाँ वगैरह भी नहीं बनती है, बोन मैरो नहीं बनती है, लेकिन आपने ब्लास्टोडिस्क की चिक की स्लाइड देखी होगी तो उस स्लाइड की परिधि में रेड कलर की जैसे बाउंड्री होती है जिसको एरिया वेस्कुलोसम बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आरबीसी फॉर्मिंग एरिया है, इरिथ्रोपोइसिस की एरिया है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइपोब्लास्ट को रिप्रेजेंट करती है और हाइपोब्लास्ट है वो प्योरली एंडोडर्मल है, क्योंकि चिक के डेवलपमेंट में सबसे पहले जो हाइपोब्लास्ट बनती है डीलेमिनेशन से उसको प्राइमरी हाइपोब्लास्ट होता है। और प्राइमरी हाइपोब्लास्ट में 90% एंडोडर्म की सेल्स डीलेमिनेशन से आ गई है, 10% एंडोडर्म की सेल अभी भी एपीब्लास्ट में मौजूद है। ये 10% एंडोडर्म की सेल जब एपीब्लास्ट से सेपरेट होकर हाइपोब्लास्ट में मिल जाती है तो उसके बाद में ये प्योरली एंडोडर्म के नाम से जानी जाएगी, जिसमें प्राइमरी हाइपोब्लास्ट 90% सेल प्लस सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट 10% सेल, और इन दोनों के मिलने से जो फाइनल लेयर बनती है वो एंडोडर्म्स कहलाती है। और फुली फॉर्म्ड ब्लास्टोगैस्कुला जब बन जाता है तो उसमें ऊपर वाली लेयर को फिर एक्टोडर्म बोलेंगे, उसको एपीब्लास्ट नहीं बोलेंगे, बीच वाली लेयर को मेसोडर्म बोलेंगे और नीचे वाली लेयर को एंडोडर्म बोलेंगे। वहाँ पर फिर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये एक बर्ड्स का एक मॉडल है और जितने भी बर्ड्स हैं उनमें फैट में लगभग कांस्टेंट है। हाँ, आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है तब
उसमें थोड़ी बहुत जीन की एक्टिविटी के कारण मॉर्फोजेनेटिक पैटर्न में, ऑर्गेनोजेनिक पैटर्न में, हिस्टोजेनेसिस के पैटर्न में उनमें थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन हो सकती है, क्योंकि बर्ड टू बर्ड ये फिनोमेनन जो होता है वो वेरी करता है। तो ये 3 मॉडल मैंने आपसे शेयर किए हैं फैटमैप में। पहला मॉडल एंथियोक्सस का, सेकंड मॉडल फ्रॉग का, और तीसरा मॉडल चिक का। चिक का मान लो या बर्ड्स का मान लो, तो जितने भी बर्ड्स हैं उनमें मॉडल लगभग यही होता है। अब मैमल्स का यदि अपन चर्चा करें तो मैमल्स का फैट में बनाना ये टिपिकल है, क्योंकि स्तनधारियों में बच्चे का जो परिवर्तन होता है वो गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय में प्रॉब्लम ये है कि भाई फोटोग्राफी कैसे करें, फैट में बनाए कैसे। लेकिन आजकल इस तरह की टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड जैसे टेक्निक है, इसके अलावा और भी फोटोग्राफी की टेक्निक है। उस टेक्निक के द्वारा थोड़ी बहुत आइडिया मनुष्य के एम्ब्रियो के बारे में लग जाती है। और या फिर अबॉर्शन के जो मॉडल जो मिलते हैं, मान लो अलग अलग प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेज में अबॉर्टेड एम्ब्रियो जो रिमूव होते हैं, उन एम्ब्रियो को कलेक्ट करके यदि सीक्वेंस में अरेंज किया जाए तो उससे फिर डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत आइडिया लगती है। लेकिन स्तनधारियों के फैटमैप का निर्माण ये थोड़ा टिपिकल काम है। तो ये 3 मॉडल मैंने आपसे शेयर किए हैं, और ये ओवरऑल फैटमैप का इंटायर टॉपिक। और आपने ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आई एम हाईली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ आवर लोहिया कॉलेज चूरू। आई एम थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू। और आपको यदि ये व्याख्यानमाला श्रृंखला यदि आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनबॉक्स में अपने कमेंट जो है, कमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप इसमें कमेंट जरूर करें, सुझाव जरूर दें। इन व्याख्यान में कोई कमी है तो उसको आप भी हाईलाइट कर सकते हैं, और आप पर्सनली मुझसे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।